नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच है लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे 30 प्रश्न हैं ईवीएस के, जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ऑफलाइन मोड पे पेपर होता है, तो वहाँ पे जो भाग तीसरा रहेगा वो आपका ईवीएस कराता है। और ईवीएस जो दोस्तों आपके एग्जाम में 30 नंबर के प्रश्न ईवीएस से पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। किसके सापेक्ष? बिहार के सापेक्ष दोनों की स्थिति यहाँ पे पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि पूर्व और पश्चिम, वहीं दूसरा है कि पश्चिम और पूर्व, और तीसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो जान लीजिए कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर और पश्चिम है। और वहीं बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है, दक्षिण और पश्चिम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपके एग्जाम या पेपर में भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, सेम टू सेम पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ठीक है प्रश्न भी आपके पेपर में शो होगा। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है सबसे धीमी कब होती है। ठीक है, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है, जब सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया दोस्तों सबसे धीमी कब होगी, जब सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में ही क्या होगी, कमी होगी। जब सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी रहेगी तब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से होगी, क्योंकि तापमान में वृद्धि जब होता है तभी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है सही होती है। ठीक है, जब दोनों में, जब आपका सतह का क्षेत्रफल, सतह और तापमान दोनों में वृद्धि होती है तब जाके जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है बहुत ही तेजी से होती है। और वाष्पीकरण प्रक्रिया धीमी कब होगी, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में ही कमी आएगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल या ग्राफिक कौशल। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर से एक बार देखिएगा कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए किसकी जरूरत होती है, दिशात्मक कौशल का या चित्रात्मक कौशल का या स्थिति कौशल या ग्राफिक कौशल का। तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए, ठीक है, या समझने के लिए या उसको मापने के लिए चित्रण कौशल या मैपिंग स्केलिंग, चित्रण कौशल जिसको बोलते हैं, या इसको मैपिंग स्केलिंग भी बोला जाता है। क्या दोस्तों, इसको मैपिंग स्किल बोलते हैं, मैपिंग स्किल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न संख्या नेक्स्ट है पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क, जिसको एनसीएफ बोलते हैं, ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा या एनसीएफ ने प्राथमिक में एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। दोस्तों यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा कि एनसीएफ 2005 या एनसीएफ 1988 की, 1975 की या एनसीएफ 2000। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1975 ने, ठीक है, एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश
की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो स्थानांतरित भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। देखिए दोस्तों, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस प्रश्न का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। और इस स्थानांतरित खेती को दोस्तों झूम खेती भी कहा जाता है। झूम खेती के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, झूम खेती भी कहते हैं इसको। और यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को ऐसे छोड़ दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। क्या है? बांध टिकाऊ विकास को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। यही इसके लिए सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा कि जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध के बनने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह जो होता है वो सीमित हो जाता है, और बांध के बनने से नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो सीमित हो जाता है, जिससे उसमें प्रवास करने वाले जीव जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। मतलब उन जीवों के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। बांधों एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव क्या होते हैं? दीर्घकालिक के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, मीथेन, और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सभी गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान जो हैं वो मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया या प्रदर्शन में होते हैं, इसलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होते। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। लगभग दोस्तों आपको बता दें कि रेगिस्तानी मानसून जो होते हैं दोस्तों, भारत में ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं यहाँ पे वर्षा जो होती है आपको बता दें कि 10 सेमी से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो हिमालय की छाया में पड़ते हैं या वृष्टि छाया में पड़ने के कारण ऐसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न
यहाँ पे ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पे ताजमहल के पीले होने का कारण क्या दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो ताजमहल के आसपास स्थित जो दोस्तों ताजमहल है उसके आसपास स्थित जो रबड़ या केमिकल या ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां हैं और आदि के कारण वातावरण में विषैली गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और वर्षा पर यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में, जब वर्षा का जो पानी होता है दोस्तों उसके साथ यह गैस जो होती है वर्षा जल के साथ मिलके ये क्या करती है? अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जिसके कारण ताजमहल का रंग जो है वो पीला हो जाता है। अम्ल वर्षा जब दोस्तों किसी पत्थर पे पड़ेगी तो उसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश ने। तो गोलकोंडा किला जो है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो गोलकोंडा किला जो है दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक नगर है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गोलकोंडा किला जो है कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले जान लीजिए कि दक्षिण भारतीय राज्य जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? काकतीय राजवंश के द्वारा इस गोलकोंडा किला का जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और प्राचीन काल में कुतुब शाही राज्य हीरे जवाहरात के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। इस किले का नाम तेलुगु शब्द गोल्लाकोंडा के नाम पर रखा गया था और इस किले के दक्षिण भाग में मूसा नदी प्रभावित होती है। और ये जो किला दोस्तों इसके दक्षिण भाग में मूसा नदी, कौन सी नदी? मूसा नदी जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि 15 ग्राम प्रति लीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान बताना है 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम या 12 ग्राम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घनत्व, किसी चीज का अगर घनत्व हमको निकालना है तो घनत्व का जो फार्मूला होता है दोस्तों, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, घनत्व बराबर, अब यहाँ पे निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो घनत्व उड़े आयतन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे घनत्व क्या दे रखा है? 15 और आयतन क्या दे रखा है? 3। तो 15 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, 45 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? 45 ग्राम होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। तो अदिश राशि, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अदिश राशि होती क्या है। ठीक है, और जिन राशियों में केवल परिणाम होता है, ऐसी राशियां जिनमें केवल क्या होता है? परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी। चाल, द्रव्यमान और दूरी ये क्या होती हैं? सभी अदिश राशियों को होती है, क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसलिए इन राशियों को क्या कहते हैं? अदिश राशियां। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार क्या है? तीनों ही क्या है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, सदिश राशियां। अब सदिश राशियां होती क्या हैं?
जिन राशियों में मात्रा दिशा दोनों होती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक ऐसी वस्तु जिनमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण जो है वो आर पार नहीं जा सकती है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई प्रकाश वस्तु रखी गई, ठीक है, अब इसमें से कोई प्रकाश की जो किरण है इसके आर पार नहीं जा सकती दोस्तों, तो ऐसी वस्तु जो है क्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जिसपे कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है और इसके आर पार जो है प्रकाश नहीं गुजर सकता है तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 एन, ठीक है, और 100 एन, सॉरी यहाँ पे 10 एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई वस्तु है और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या है, क्या होगा जिसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पर 10 ग्राम है। ठीक है, तो उसका सतह पे क्या मान होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको देना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इसमें करना क्या है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब देने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं उस कैलकुलेशन को आपको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे वे कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कि किसी वस्तु का वजन जो है वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल है और इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी के 1/4 गुना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है वो कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होगा, 9.10 मिली प्रति सेकंड होगा। तो यहीं पे दोस्तों अब क्या करना है, आपको भार निकालना है। तो भार निकालने के लिए आपको दोस्तों दोनों चीजों में क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे एक अगला प्रश्न है। यहाँ पे पूछा रहा है कि एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है, दाब पर, तापमान पर या सतह क्षेत्रफल या भार पर। तो एक विलेय का विघटन दर जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे दाब, ताप या सतह क्षेत्रफल या भार पर। तो एक विलेय का विघटन दर जो है वो निर्भर करता है उसके सतह क्षेत्रफल। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो दोस्तों सुषमा चाहती है कि बच्चे जो हैं उसके क्लास के वे संवेदनशील बने। पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या करना है, उन्हें संवेदनशील बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करने के लिए, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना उन्हें पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से पौधों की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और उन्हें अपनेपन का एहसास होगा। ठीक है दोस्तों, अपनेपन का जब एहसास होगा तो क्या बनेंगे, संवेदनशील बनेंगे उस पौधे के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि अभय ने अपनी छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इसमें से दोस्तों बताया गया है कि अभय जो है अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है जिनसे उनके पड़ोस के लोग क्या हैं, पीड़ित हैं।
मतलब परेशान है। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प जो है वो प्रासंगिक है? इनमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, और इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद मिली जिनसे वे क्या हैं, पीड़ित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो है दोस्तों, अभय के द्वारा छात्रों से उनके पड़ोस में रहने वाले बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने को कहा गया है, परंतु पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का जिक्र नहीं किया गया है, जिनसे छात्रों को बीमारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई तथा डेटा हैंडलिंग में वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, परंतु समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद नहीं मिली जिनसे वे पीड़ित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि इस समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित है। ठीक है, इससे मदद नहीं मिली। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है दोस्तों कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिकल बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि इसका राइट जवाब क्या होना चाहिए या क्या होगा, तो आप जान लीजिए दोस्तों कि इसका जो राइट जवाब है कि अन्वेषण दृष्टिकोण। कहा गया है कि प्रिया ने आपातकालीन घटनाओं और उसके प्रति बच्चों के अनुभव का जानने के साथ ही उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने का सावधान बताते हुए सड़क दुर्घटना या बिजली झटकों एवं अन्य स्थितियों के प्रति उठाए जाने वाले कदमों को बताते हुए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया है। प्रिया द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? अन्वेषण दृष्टिकोण है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करती है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों बताया गया है कि क्या है? पाठ्य पुस्तकों से समुदाय के बारे में दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि समुदाय क्या है? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है। अधिगम मतलब सीखने का एक सबसे अच्छा साधन है। क्यों? यह सस्ता और सुलभ है? ऐसा नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है? बिल्कुल नहीं। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है? बिल्कुल सही दोस्तों। यह क्या करता है? क्योंकि वह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण ईवीएस शिक्षण में कक्षा से प्राय अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना का मतलब है दोस्तों कि कक्षा से विद्यालय जोड़ने का तात्पर्य है कि पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना। पाठ्यपुस्तक का जो ज्ञान है दोस्तों, पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान से बाहर जाना। तो बाहर जाने का मतलब ये होता है कि पाठ्यपुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना, अर्थात पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य है दोस्तों कि क्या करना? पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया है कि
पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचेंगे? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की रमा द्वारा कक्षा 3 में दोस्तों, कक्षा 3 के छात्रों को सिखाया जाता है कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का जो हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि रमा द्वारा कक्षा 3 के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने से पूर्व पारिवारिक रिश्तों को विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात ही छात्रों को परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के बच्चे आसानी से समझ सकें कि रमा द्वारा जो बताया जा रहा है दोस्तों वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं, जो कि रमा द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः शिक्षण अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण नहीं है, कि मतलब दोस्तों वहाँ सभी बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या है? समावेशी नहीं है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में चित्र खींचना या चित्र पढ़ना या भ्रमण करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, खेल खिलाना आदि कक्षा आधारित गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों का प्रयोग जो है शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है तथा छात्रों का सीखने में जो है रुचि उत्पन्न होती है। तो उपयुक्त सभी ही क्या हैं? ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह क्या हो? एकीकृत हो, समावेशी हो, कहने का मतलब सभी बच्चों का ध्यान रखा जाए, तथा विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है। साथ ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक आदि विषयों के संबंध में पूरक का कार्य भी करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालक आजीविका का अच्छा स्रोत है। पशुपालक जो है दोस्तों वो आजीविका का एक अच्छा स्रोत है, तो इसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सपेरों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर दिए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति जो है क्या करना है? संवेदनशील बनाना है, और साथ ही सपेरों को सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो कि विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को क्या करता है? बर्बाद करता है। मिड डे मील कार्यक्रम जो है दोस्तों क्या करता है? उस समय को बर्बाद करता है। विद्यालय में मिड डे मील का समय पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या करता है? अवसर उपलब्ध है, या यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा क्या है? अधिगम का अवसर है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक अधिगम का अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना। जो बच्चे स्कूल आने से
वंचित रह जाते हैं, स्कूल आने से परहेज करते हैं, उस चीज़ को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ बच्चों में सामूहिक भावना का विकास तथा उनके स्वच्छता एवं अनुशासन के बारे में उनको क्या करना, जागरूक करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना यह क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो यहाँ पे पूछा गया है कि बोझ के बिना सीखना, क्या मतलब है कि तात्पर्य दोस्तों कि अबोध गम्यता के भार को कम करना। ठीक है, सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1993 में यशपाल समिति के द्वारा उठाया गया था। कहा गया था कि स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय सुझाए गए थे। यशपाल जो समिति है उसके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब अबोध का भार कम करने की जरूरत है। किसका? अबोध का। ठीक है, न कि स्कूल बैग का भार कम करना या ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों को हटा देना या ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों से आधा कम करना। ठीक है, अबोध का भार कम करना है इसका उद्देश्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो समूह में दोस्तों जो सीखने का उद्देश्य है मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में क्या करना, सक्षम बनाना। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों को सोचने, संवाद करने या कह सकते हैं संप्रेषण करने और समझने और विचारों के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 सहयोग के द्वारा मूल्यों को लागू करना, साथ में काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने या भाग लेने में क्या करना, सक्षम बनाना। चलिए अगला प्रश्न है कि बाला का पूर्ण रूप क्या होता है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि बाला का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बाला का पूर्ण रूप आप समझ लीजिए दोस्तों कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो यहाँ पे आसानी से इस प्रश्न का राइट जवाब आपको दोस्तों यहीं पे मिल जाएगा कि बाला जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है। अधिगम सहायता के रूप में क्या करना? बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कहा जा रहा है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं वे। तो वैकल्पिक फ्रेमवर्क का जो अर्थ है दोस्तों वे विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति, जो विचारों के औपचारिक रूप से क्या करते हैं दोस्तों, अवधारणाओं का औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से क्या होता है? अलग होता है। अलग होता है। ये प्रचलित सिद्धांतों या मान्यताओं से अलग सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? इस सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्धता धारणा है या अंधविश्वास है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह एक रूढ़िबद्धता धारणा है। क्या है? रूढ़िबद्धता धारणा है। वर्तमान समय में वे धारणाएं ध्वस्त हो रही हैं क्योंकि आज महिलाएं की उपस्थिति जो है किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, या जो पुरुष कर पा रहे हैं उसे महिलाएं नहीं कर पा रहे हैं। हर क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं दोस्तों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है,